गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 15 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के डिजिटल 2.0 प्लान से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यह हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में 11th खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। वेस्ट बंगाल में सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $125 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट ये भारत से जर्मनी को एक्सपोर्ट किए गए हैं। गैब्रियल बोरिक फोंड ये चिले के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने गए हैं, या फिर चिली आप कह सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है। EPF रेट 8.5% से 8.5% से या फिर 8.5% से 8.1% कर दी गई है 2021-22 के लिए। आपको जानना चाहिए EPFO 1952 में स्टार्ट हुआ था। IRDA ने CIPAT के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत CIPAT के जो एकेडमिक कैंपसेस हैं उनका सोलराइजेशन किया जाएगा। रत्नाकर शेट्टी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। VDAM इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई लेटेस्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंक है 93rd। इंडिया की फर्स्ट मेडिकल सिटी जिसका नाम इंद्रायणी मेडी सिटी होगा, ये पुणे महाराष्ट्र में सेटअप की जाएगी। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने वीमेन एट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। वर्ल्ड रोटेट डे ये 13 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि मॉर्गन स्टैनले ने फिस्कल ईयर 22-23 के लिए इंडिया की जो लेटेस्ट GDP ग्रोथ रेट है इसको 7.9% आंका है। चलिए अब देखते हैं 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Who has been selected for the 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नारायण प्रधान। तो प्रोफेसर नारायण प्रधान ये 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए चुने गए हैं, क्योंकि इन्होंने मटेरियल साइंसेस के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको बता दें ये अवार्ड KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आपको जानना चाहिए जो नारायण प्रधान हैं, इन्होंने लाइट एमिटिंग सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स की केमिस्ट्री और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी फोकस किया है। और ये जो अवार्ड है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसको 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था। और 50 साल से नीचे तक के जो भी एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको ये दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है और जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके द्वारा ये चुना जाता है। तो फिलहाल जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके जो चीफ हैं ये हैं चंद्रिमा शाह। Which country was India's largest supplier of arms in both 2012-16 and 2017-21 as per a report by शिपरी? पूछ रहे हैं कि शिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012-16 और 2017 से 21 दोनों में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन सा देश था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और मैं चाहूँगा एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसका आंसर। मैं टाइमर भी लगा देता हूँ 5 सेकंड्स का, जल्दी से टाइप कीजिए। आपको क्या लगता है
यदि आपको नहीं आता तो यूएस से, इजराइल और रशिया में से ही आप चूज़ करेंगे, है ना। तो देखते हैं, यदि आता है तो अच्छी बात है, बाकी गैस वर्क कीजिए, जिसको नहीं आता है बताइए। सो टाइम अप, और सही आंसर ऑप्शन डी है, रशिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसको। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो आर्म्स का जो ट्रांसफ़र है यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो 2017 से 21 में जो है 4.6% लो रहा है यदि हम कंपेयर करें 2012-16 से। साथ ही इन्होंने कहा है कि 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा आर्म्स निर्यात किया है जिन्होंने 2017 से 21 में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर, फिर रशिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना एंड फिर जर्मनी। तो टॉप 5 कंट्रीज़ आपको जाननी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्म्स या हथियार खरीदे हैं, तो उन्हें पहले नंबर पर भारत है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर इजिप्ट है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और 5वीं पोजीशन पर है चाइना। ये भी आपको 5 कंट्रीज़ याद रखनी है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि 2012-16 से 2017-21 इसके बीच में जो आर्म्स ट्रांसफ़र है ये इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ पर? यूरोप में सबसे ज़्यादा 19% और मिडिल ईस्ट में 2.8%, जबकि सेम पीरियड में जो आर्म्स ट्रांसफ़र है ये डिक्रीज़ हुआ है। कहाँ पर? अमेरिकाज में सबसे ज़्यादा -36%, फिर अफ्रीका में, फिर एशिया और ओशिनिया में। बात करें यदि हम भारत की, तो 2012-16 से 2017-21 इसके बीच में जो भारत का आर्म्स इंपोर्ट है यानी कि आर्म्स जो भारत खरीदता है वो 21% उसमें जो है मतलब गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद भी भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेजर आर्म्स का 2017 से 21 के बीच में, और टोटल जो भी आर्म्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनमें 11% स्टेक जो है भारत का है, 11% शेयर भारत का है। साथ ही आपको जानना चाहिए रशिया ये लार्जेस्ट भारत जो है लार्जेस्ट भारत को जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आर्म्स वो रशिया है, लेकिन रशिया के साथ भी 47% ड्रॉप देखा गया है, यानी कि 47% तक ड्रॉप देखा गया है कि हमने रशिया से अब जो आर्म्स लेते हैं उसमें। साथ ही आपको जानना चाहिए यदि हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस दूसरी पोजीशन पर है जो भारत को हथियार सप्लाई करता है, और यहाँ पर जो है 10 फोल्ड इंक्रीज़ देखने के लिए मिला, यानी कि 10 गुना इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। तो रशिया पहली पोजीशन पर है, वहाँ तो हमें गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन फ्रांस जो दूसरे नंबर पर है वहाँ पर हमें 10 फोल्ड इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है, और यूएस से है 3rd पोजीशन पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत को जो हथियार है सबसे ज़्यादा जो आर्म्स जो भारत लेता है वो रशिया से लेता है, उसके बाद फ्रांस से, और तीसरे नंबर पर यूएसए से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड का 39% जो है एक्सपोर्ट करता है, यानी कि अगर 100 हथियार जा रहे हैं तो 39 जो है यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है उनको। ये है इंपोर्ट का। तो यहाँ पर 11% है भारत और 11% ही है सऊदी अरेबिया, यानी कि अगर 100 हथियार कोई खरीद रहा है देश तो उसमें 11 तो भारत ही खरीद रहा है और सऊदी अरेबिया खरीद रहा है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। Which agency has organized a special program for school children called युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम? पूछ रहे हैं कि किस एजेंसी ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम, जिसका नाम है युविका है, इस तरह का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक युविका नाम का यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या फिर युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसको लॉन्च किया है, जिसके तहत ये स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन से संबंधित बेसिक नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कराएगा, खासकर ये वो जो रूरल एरियाज से आते हैं। तो पूरे भारत देश से 150 स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो सकते हैं जो कि कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। आपको जानना चाहिए ये जो प्रोग्राम है ये इसरो के 5 सेंटर्स में प्लान किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए ये सेंटर मैंने इसलिए लिखे हैं, सेंटर के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे पर ये कहाँ पर हैं ये आपके स्ट्रेटजी का पार्ट बन जाते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, युवा राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, और
नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग। तो इन सभी 5 सेंटर्स पर ये जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में आयोजित या स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुरुग्राम। तो अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया है एम्बेसडर ऑफ पीस जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में इस्टेब्लिश करेंगे। और हमने जाना है हाल ही में कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 1.77 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया है। साथ ही इसने विमेन के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड भी अनाउंस किए हैं अपने बजट स्पीच में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ईस्ट हिज नेम इन द रिकॉर्ड बुक्स एज प्रोफेशनल फुटबॉल्स ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर हाउ मैनी गोल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल के साथ पेशेवर फुटबॉल के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर के रूप में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 807। जानेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है और इन्होंने यहाँ पर टॉटेनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट खेलते हुए हैट्रिक की है गोल्स की। और देखिए जब इन्होंने शुरुआत के 2 गोल मारे तो इनके गोल हो गए 806, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और 806 जब इनके गोल हुए उसी के साथ इनके जो है इंटरनेशनल उसमें सबसे ज़्यादा गोल हो गए। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के थे जोसेफ बीकन, इनके रिकॉर्ड को सरपास कर दिया। तो इनके थे 805 और जब इन्होंने अपना जो दूसरा गोल मारा उसके साथ इनके हो गए 806 रोनाल्डो के। फिर उन्होंने तीसरा गोल भी मारा जिसके साथ इन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की गोल की और उसके साथ फिर इनके टोटल हो गए 807 गोल। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल अब जो इनके 807 गोल है। उसके बाद अब ये तो खैर बढ़ते ही जाने हैं, पर ये याद रखेंगे आप कि जोसेफ बीकन इनके 805 गोल थे और इसको तोड़कर फिर 806 हो गए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। और इसी तरह से फिर ये हाईएस्ट जो है स्कोरर हो गए हैं इसमें। नेम द क्रिकेटर हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मैचेस एज कैप्टन एट द वीमेंस वर्ल्ड कप। पूछ रहे हैं कि उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने महिला विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मिथाली राज। तो इंडिया की कैप्टन है मिथाली राज। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो बैट्समैन है बेलिंडा क्लार्क, इनका रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस में कैप्टनसी की है। तो इसी रिकॉर्ड को अब भारत की मिथाली राज ने तोड़ दिया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की ये बेलिंडा क्लार्क हैं, इन्होंने 23 मैचेस में कप्तानी की हुई है आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात करें। और अब मिथाली राज ने जो है 24 मैचेस में कप्तानी कर ली है, उसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए मिथाली राज ने सबसे पहले साल 2005 का जो वर्ल्ड कप है उसमें कप्तानी की थी। और हमने हाल ही में पढ़ा था कि मिथाली राज फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने कि विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 6 एडिशन में पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ठीक है, ओवरऑल ये 3rd है और महिलाओं की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट क्रिकेटर हैं इस तरह की जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। इन्हीं के साथ आपको जानना चाहिए जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं झूलन गोस्वामी, ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं विमेंस वर्ल्ड कप्स में। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म स्पिनर लिन फुलस्टोन का, जिनके नाम 39 विकेट्स थे। अब झूलन गोस्वामी के साथ पास हो गए थे 40 विकेट्स और उसी के साथ ये विमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर बन गई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डैश लॉन्च द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज अंडर अमृत 2.0। तो कह रहे हैं कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यहाँ पर आपको बताना है क्या नाम है इनका, इन्होंने अमृत 2.0 के तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा गया था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, ये हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है और ये किसके तहत की गई है, जो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है
इसका एक जो जो ये प्रोग्राम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0। यहाँ पर ना अमृत में आर का मतलब क्या है ये पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा रिजुवनेशन। तो ये जो मिशन है, जो ये इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज है, इसका मकसद ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो वाटर या फिर यूज्ड वाटर सेक्टर में अपनी कुछ कलाकारी दिखाएं, कुछ ऐसा इनोवेशन करें जो देश के काम आ सके। तो उसी के तहत मिनिस्ट्री 100 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेगा और उनको 20 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगा फंडिंग के तौर पर। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये अमृत है इसकी मिशन डायरेक्टर श्रीमती टी थारा हैं। What is India's rank in terms of global investment in digital shopping companies? डिजिटल शॉपिंग कंपनीज में वैश्विक निवेश के मामले में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेकंड। तो देखिए लंदन एंड पार्टनर्स ने एक रिसर्च की है जिसके तहत इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब है। किसके लिए? डिजिटल रिटेल स्टार्टअप्स के लिए 2022 में। और ये 175% जो है बढ़ा है। 2020 में 8 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट था उसके, और 2021 में देखिए 22 बिलियन यूएस डॉलर का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। बाकी आपको जानना चाहिए पहली पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर थर्ड पर है चाइना और फोर्थ पर है यूनाइटेड किंगडम। बाकी आपको जानना चाहिए सबसे ज़्यादा जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया है डिजिटल शॉपिंग में, ये आया है बेंगलुरु में 2021 की बात करें, उसके बाद फिर गुरुग्राम, फिर मुंबई में। Which of the following has become the only state in the country to achieve 90.5% of immunization under मिशन इंद्रधनुष 4.0? निम्नलिखित में से कौन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, उड़ीसा। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीनेशन चलता है तो उसमें 90.5% इम्यूनाइजेशन प्राप्त करने वाला उड़ीसा जो है पहला और इकलौता राज्य बन गया है। आपको जानना चाहिए जो इम्यूनाइजेशन है यानी कि एक तरह का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है सबको इम्यून करना डिजीज़ से, तो फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जो 12 तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनके खिलाफ जो है डोजेस लगवाना। तो इनमें क्या क्या है? पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, जॉन्डिस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, टिटनस है, HIV, ब्रेन फीवर, निमोनिया, मिजल्स, रूबेला, डायरिया, जापानीज फीवर और अदर्स। इंडियन रेलवेज हैज रिसेंटली कमीशन्ड द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट विच ऑफ इट्स डिवीजन। पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने किस मंडल में पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, आसनसोल। तो इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज में जो है कमीशन किया है अंडर PM गतिशक्ति प्रोग्राम। तो देखिए ये मैथन पावर लिमिटेड, ये जो इनका जो प्लांट है तो यहाँ से जो कोल सप्लाई होता है वो सड़क के माध्यम से होता है। तो अब क्या हुआ, इसने क्या किया, रेलवे ने, जो ईस्टर्न रेलवे है इसने क्या किया, इसी के पास में एक ट्रैक बना दिया। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे के थ्रू होगा, तो इससे क्या होगा, रेलवे की भी कमाई होगी। तो कहाँ पर बनाया है? थापर नगर, झारखंड में। तो इसके बगल में जो है प्राइवेट साइडिंग बना दी है मैथन पावर लिमिटेड की बगल में, ताकि अब सड़क के बजाय जो है रेलवे से जो कार्गो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? पूछ रहे हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, रंजीत रथ। तो रंजीत रथ जो कि प्रेजेंटली मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें अब ऑयल इंडिया लिमिटेड का नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि सुशील चंद्र मिश्रा इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रुपिया बांदा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो रुपिया बांदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और कॉलन कैंसर के चलते
इनका जो है निधन हो गया है। 2008 से 11 के बीच में प्रेसिडेंट रहे जाम्बिया के, ये है जाम्बिया। बाकी आप जानते हैं कि जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है, करेंसी है जाम्बियन क्वाशा। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है मार्च 14। तो 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। साल 2022 में इसका थीम रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो डे मनाया जाता है, तो जनरली जो लोग थे जो कि डैम्स के कारण इफेक्ट हुए थे ब्राज़ील में, तो उनकी वजह से ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022? फरवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी 2022 के लिए जो आईसीसी प्लेयर्स रहे हैं उनका नाम घोषित कर दिया है। मेंस कैटेगरी में रहे हैं श्रेयस अय्यर और विमेंस कैटेगरी में रही हैं न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमेलिया केर। बाकी ये जानना जरूरी नहीं है कि श्रेयस अय्यर को जो है मतलब क्यों दिया गया है, कैसी परफॉर्मेंस इनकी किस मैचों में रही, ये हम श्रेयस अय्यर पर ही छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। जल्दापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। गोधन न्याय योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़। द भारतीय जनता पार्टी won how many seats in Uttar Pradesh in recently concluded assembly elections? 255. Bhagwant Mann will be sworn in as the Chief Minister of Punjab on March 16 at a ceremony in Khatkar Kalan. Khatkar Kalan is the ancestor of which freedom fighter? Answer is शहीद भगत सिंह। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। साथ ही आप यदि ESIC UDC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फेज़ 1 देना जा रहे हैं, तो हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर ज्वाइन करें। फ्री टेस्ट आप देकर देखिए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। केवल 111 रुपये में 20 टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिनमें कि 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 12 मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, जो कि आपको केवल इसी एग्ज़ाम में नहीं बल्कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन करंट अफेयर्स क्वेश्चन पिछले 4-5 महीने को हमने इसमें डाले हैं। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन डाले हुए हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमी, अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। नीतीश वेंट्स आयर एट स्पीकर इन हाउस ओवर क्राइम प्रोब। तो यहाँ पर हमारे जो शब्द हैं, एक तो है वेंट और दूसरा है आयर। तो देखिए, हाल ही में जो विधानसभा है वहाँ पर नीतीश कुमार जो बिहार के CM हैं, इनको गुस्सा आ गया और ये स्पीकर पर जो है भड़क उठे। तो उसी बारे में हेडलाइन बनी है, नीतीश वेंट्स आयर एट स्पीकर इन हाउस ओवर क्राइम प्रोब। तो देखिए, वेंट का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ निगेटिव इमोशन इन अ फोर्सफुल एंड ऑफन अनफेयर वे। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, निगेटिव मतलब निगेटिव इमोशंस को, यानी कि आप खुश नहीं हैं, तो ये क्या है? एक वर्ब है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, और वो भी निगेटिव, आप थोड़े निगेटिव हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव में नहीं, आप खुश होकर नहीं कह रहे हैं, आप निगेटिविटी में कह रहे हैं ये बात। तो वेंट का मतलब क्या हुआ? एक तरह से आप एक्सप्रेस समझ सकते हैं। और क्या एक्सप्रेस किया है नीतीश ने? आयर। आयर का मतलब क्या हुआ? एंगर, गुस्सा। तो नीतीश वेंट्स आयर एट स्पीकर, नीतीश ने जो है स्पीकर पर जो है अपना गुस्सा उतारा, अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया, ठीक है। अच्छा, वेंट्स आयर के बदले आप इसको रिप्लेस कर सकते थे येल से, येल, ठीक है, YELL, येल से भी कर सकते थे, उसका ही मतलब ये हो जाता। तो देखिए यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए, प्लीज़ डोंट शाउट, देयर्स नो नीड टू वेंट योर फ्रस्ट्रेशन, या फिर एंगर, या फिर रेस, या फिर स्प्लीन ऑन मी। चिल्लाइए मत, अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वेंट आयर एक साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे ये दोनों ही शब्द हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं इनको।
देखिए इस तरह के ये जो सीरीज़ हमने चलाई है ना, कभी आपको कुछ लिखना हो इंग्लिश में, वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी किस तरह से सेंटेंस में इन शब्दों को आप पिरोएं, और रीडिंग स्किल आपका बढ़ाता है ये। साथ ही जैसे एट लिखा है, एट क्यों आया है ना, तो ये आप समझ सकते हैं एट क्यों आया है यहाँ पर। और इंग्लिश में जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं सभी शब्द। तो आप देख सकते हैं ये तीसरा महीना चल रहा है इंग्लिश वोकेबलरी का, आपने खुद ही महसूस किया होगा कि कितने सारे शब्द आपने जाने हैं। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। पापीकोंडा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयर इंडिया? Indian embassy in Ukraine will be temporarily relocated to which country? Which country's women's national cricket team is also called White Ferns? Name the party that achieved the feat of being the first one to have won a second term in Uttarakhand since its creation in 2000। तो देखिए दूसरी बार जो है लगातार दूसरी बार कौन सी पार्टी उत्तराखंड में जो है फिर से सरकार बना रही है, ये आपको बताना है। क्योंकि साल 2000 में जब उत्तराखंड बना था, मेरा स्टेट है ये, तो उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पर जो है कई सारे सीएम बन चुके हैं अब से, तब जब मतलब इतना पुराना स्टेट नहीं जितने इसमें सीएम बन गए। तो पहली बार ऐसा हुआ है, वो आपको बताना है कि किस पार्टी ने यहाँ पर जो है ये एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है कि जो है दूसरा टर्म, लगातार दूसरा टर्म यहाँ पर उन्हें मिला है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि डेली क्विज़ आप अटैम्प्ट करें तो करंट अफेयर्स फंडा पर जरूर जुड़ें टेलीग्राम पर। यहाँ पर हम आपको PDF भी शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।